हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने MOCH यानी कि मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ का इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस रहा उसे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैंने किस तरीके से अपनी पढ़ाई की और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैंने फॉलो किए इंटरव्यू के टाइम पर, जिससे मुझे लगता है कि उसका मुझे फ़ायदा हुआ और मेरी MOCH इंटरव्यू में सेकंड रैंक आई है। तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले आज आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग जो इंटरव्यू जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने BMS के बाद PG कंप्लीट किया है, यानी कि MD या MS वगैरह अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और दूसरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ BMS यानी कि प्लेन BMS है जो, और पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने नहीं किया है। तो पहले बात करते हैं PG स्टूडेंट्स की, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने BMS करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है या फिर वो कर रहे हैं, यानी सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो जो भी PG स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनका जो भी थीसिस का टॉपिक हो वो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो, क्योंकि जो नॉर्मली क्वेश्चन के जो पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं शुरुआती, उसमें पहला क्वेश्चन यही होता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में आप क्या करते हैं। तो जिनका PG कंप्लीट हो चुका है वो या तो किसी कॉलेज में असिस्टेंट लेक्चरर या लेक्चरर, जिस भी पोस्ट पर वो कार्यरत है वो उसके बारे में बताते हैं, और जो भी अभी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है तो आप वो बताएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो जनरली यही होता है कि आपके थीसिस का टॉपिक क्या था। तो आप अपने थीसिस का जो भी टॉपिक है उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसको सोचते हुए अच्छे से अपना टॉपिक तैयार करें। उस टॉपिक पर अपने सीनियर्स, अपने टीचर्स और जो भी नॉलेजेबल लोग हैं उनसे डिस्कशन करें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, और हो सके तो मॉक इंटरव्यू भी दें, जिससे कि जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप प्रिपेयर कर लें, और जब आपसे फाइनली आयोग में इंटरव्यू के टाइम पर क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उन्हें अच्छे से बता सकें। दूसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जिस भी सब्जेक्ट से आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आपको उस सब्जेक्ट पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने 3 साल किसी एक सब्जेक्ट को डेडिकेट किए हैं तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपने उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, और आपकी जो नॉलेज होगी उस सब्जेक्ट के बारे में वो दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट से, यानी दूसरे जो पोस्ट ग्रेजुएट या BMS स्टूडेंट्स हैं उनसे अच्छी होगी, और आपसे जो आंसर्स की अपेक्षा है वो भी उसी लेवल की जाती है। तो पहला PG का जो थीसिस का टॉपिक था वो, दूसरा जिस भी सब्जेक्ट में आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आपके जो 80 to 90% क्वेश्चन हैं वो इसी चीज़ से पूछे जाएंगे। इसके बाद क्योंकि ये जो इंटरव्यू है वो मेडिकल ऑफिसर के पद पर है और वहाँ पर जनरल पेशेंट भी आएंगे, तो आपको काय चिकित्सा की नॉलेज होना भी कंपलसरी है। यानी जो भी डिफरेंट बीमारियां हैं, जो जनरल बीमारियां हैं जो कि हम लोग नॉर्मल अपने OPD में देखते हैं, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनका क्या निदान है या कैसे उनका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो डिफरेंट हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है। और अब बात करते हैं BMS स्टूडेंट्स के बारे में, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने BMS किया है और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह नहीं किया है और वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच हैं। तो आपसे भी नॉर्मली जो पहले शुरुआती क्वेश्चंस होते हैं वो यही होंगे कि डॉक्टर साहब अभी आप क्या कर रहे हैं। तो आपका जनरली जो आंसर होगा वो यही होता है कि BMS जिस भी ईयर में आपने कंप्लीट किया है उसके बाद से मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक रन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो जो आपसे सेकंड क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आप किस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, यानी आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, आप एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं या आप मिक्सोपैथी करते हैं।
तो जो एमओसीएच का इंटरव्यू हुआ था उस टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वहाँ पर मिक्सोपैथी या एलोपैथी प्रैक्टिस करने की बात कही थी। बट मैं एक सिंपल सा सजेशन देना चाहूँगी या एक बात कहना चाहूँगी कि हम जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, और हम आगे जो जॉब करेंगे, जो हमें सिलेक्शन के बाद जो जॉब मिलेगी वो भी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की पद पर मिलेगी। तो हमसे ये अपेक्षा, और हम बीएमएस के यानी कि आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स हैं, तो हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी पैथी की प्रैक्टिस करें और अपनी पैथी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पैथी को पहुंचाएं, और जो भी उन्हें स्वास्थ्य लाभ देना है यानी हेल्थ उनकी प्रॉब्लम्स जो है उन्हें ठीक करना है वो आयुर्वेद का यूज़ करते हुए करें। तो वहाँ पर अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम वहाँ पर ये कहेंगे कि हम मिक्सोपैथी करते हैं या हम एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं और हमें एलोपैथिक मेडिसिन का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो ये कहीं से भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वहाँ पर एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर का इंटरव्यू नहीं है। ये इंटरव्यू आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का है, और अगर उन्हें एलोपैथिक एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी तो वो उसके लिए अलग इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। फिलहाल उन्हें आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया है, तो वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप वहाँ पर उन्हें ये बताएं कि आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा, जब आप ये कहेंगे कि सर मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ या करती हूँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है कि तो फिर आपके क्लिनिक पर किस तरीके के पेशेंट आते हैं, यानी आप कौन कौन सी बीमारियों के पेशेंट ज़्यादातर आपके पास आते हैं। तो आप ये बीमारियां जो हैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सच में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको पता होगा आपके पास पेशेंट आते होंगे और आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं, जो भी मेडिसिन आप चलाते हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं। और ऐसे लोग जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं या अभी कुछ समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ जो कॉमन बीमारियां होती हैं जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में जिनके पेशेंट आते रहते हैं, जो भी प्रैक्टिस करते हैं उनके पास भी, तो वो कुछ कॉमन बीमारियां जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। जैसे कि पांडु है। अगर इसमें मैं दो कैटेगरी फिर से फर्दर करना चाहूँगी। अगर मेल और फीमेल स्टूडेंट्स की बात है, तो जनरली अगर फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो उनसे ये कहीं ना कहीं एक अपेक्षा होती है कि उनके पास फीमेल पेशेंट्स ज़्यादा आती होंगी, और ऐसा होता भी है नॉर्मली। तो आपकी गायनिक जो भी बीमारियां हैं उनके ऊपर आपकी जो पकड़ है वो अच्छी होनी चाहिए। तो आप नॉर्मली कह सकते हैं कि आपके पास फीमेल पेशेंट ज़्यादा आती हैं और मेल्स भी आते हैं, बट रेशियो जो है वो फीमेल्स का ज़्यादा रहता है। इसके साथ ही साथ फिर वो फीमेल्स में क्या कैसी बीमारियां आप देखते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि पांडु यानी कि जिसे एनीमिया से कोरिलेट करते हैं, ये नॉर्मली सभी फीमेल्स में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास पांडु की, प्रदर की, कृक्षार्तव की, अल्पार्तव की, इस तरीके की, श्वेत प्रदर की पेशेंट, इस तरीके की पेशेंट आती हैं। इसके साथ ही साथ जो मेल पेशेंट हैं वो बोल सकते हैं, और फीमेल भी बोल सकती हैं कि आपके पास आम वात, वात व्याधि, वात रक्त, संधिवात या तमक श्वास, मतलब ऐसी जो भी बीमारियां जिनका आप ट्रीटमेंट अच्छे से जानते हैं, जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपसे वहाँ क्वेश्चन किया जाएगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, वो सारी बीमारियां आप वहाँ बता सकते हैं कि आप इस तरीके के पेशेंट को डे टू डे लाइफ में डील करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको वहाँ पर किसी भी ऐसी बीमारी का नाम नहीं लेना है जो बहुत रेयर हो और जिसके पेशेंट भी बहुत रेयरली मिलते हों, और आप वहाँ पर उस तरीके की बीमारी बता रहे हैं। आप जो डे टू डे लाइफ में नॉर्मल पेशेंट मिलते हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं। आम वात, वात रक्त, संधिवात या प्रदर, ये जो भी बीमारियां हैं, पांडु है, कामला है, या स्किन डिसऑर्डर्स हैं, इनका आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और इसका ट्रीटमेंट लेके पेशेंट को काफ़ी लाभ भी होता है। तो अगर आप ये सारी बीमारियां बताते हैं तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप ब्लफ कर रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं।
फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो ये है कि आपको काय चिकित्सा का नॉलेज आपको होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि पीजी स्टूडेंट्स के लिए कहा, हम लोगों को वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के पद पे सर्व करना है। तो सारे जनरल पेशेंट, हमारे पास किसी भी बीमारी का पेशेंट आ सकता है। तो जो काय चिकित्सा की जो इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं, उनके क्या कारण हैं और क्या एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी चिकित्सा सूत्र है, वो हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। इसके साथ ही साथ जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में, और जो भी करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ ही साथ क्योंकि अभी हम लोगों ने रिसेंट में ही पेपर दिया है, तो ओवरऑल तो हमने सभी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे। तो जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम लोग कौमारव्रत की बात करें तो उसमें जैसे स्वर्ण प्राशन है, वो अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है। तो इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वर्ण प्राशन क्या होता है, या इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन को आयुर्वेद में किससे कोरिलेट करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से जो गायनी में है, तो उसमें जो एएनसी होता है यानी एंटीनेटल केयर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एंटीनेटल केयर के बारे में आयुर्वेद में क्या बताया गया है, यानी कि जैसे गर्भिणी परिचर्या है, इस सब के बारे में मतलब कैसे उसका कोरिलेशन किया गया है, क्या शास्त्र कहता है। इसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के, उनको आपको एक बार देख लेना है, ताकि आप वहाँ बिल्कुल निल ना रहें, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जो हो वो उस टॉपिक के बारे में हो। इसके साथ ही साथ पंचकर्म जो है वो बहुत आजकल प्रमोट हो रहा है, तो पंचकर्म की बेसिक नॉलेज भी होना अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं आप वहाँ पंचकर्म एक्सपर्ट नहीं है तो आप कह सकते हैं कि मैं अपने क्लिनिक पर शमन चिकित्सा करता या करती हूँ, और पंचकर्म में वमन विरेचन करता हूँ या है, बट आपको एक बेसिक नॉलेज होगी तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो अभी करंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो वैसे तो क्वेश्चंस की कोई भी लिमिट नहीं होती है, बट इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक्ड होता है, यानी कि आप अपने इंटरव्यू को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं वो इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में जाता है। आप किसी क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं, उसी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी हो जाता है। इसके साथ ही साथ रसायन और वाजीकरण एमओसीएच के इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा गया था, मुझसे भी पूछा गया था। तो रसायन और वाजीकरण को भी अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लें कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या होता है ये। तो ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि हम लोग जब बीएमएस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता रहता है कि सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने जो कुछ वटी हैं, जैसे संजीवनी वटी है, लवण भास्कर चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, च्यवनप्राश है, तो इस तरीके की जो बहुत ही कॉमन ड्रग्स हैं, सुदर्शन चूर्ण है या फल त्रिकादिक्वात है, तो ऐसे ड्रग्स जो कि बहुत ही कॉमन हैं और जिनके कंटेंट आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके कंटेंट आप याद कर लें। अगर आप श्लोक याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आपको हिंदी में कंटेंट पता होने चाहिए। साथ ही साथ जो कुछ ऐसे योग हैं जिनकी जो भावनाएं हैं वो बहुत फेमस हैं, तो आपको उनकी भावना के बारे में भी पता होना चाहिए कि इस योग में किस चीज़ की भावना दी जाती है। इसके अलावा जो मेरा इंटरव्यू में जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मेरे इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे था वो ये था कि च्यवनप्राश से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन किया था कि च्यवनप्राश में जो चीनी है वो क्या आचार्यों ने उसके बारे में कुछ बताया है कि चीनी का रेशियो क्या होना चाहिए। और ये क्वेश्चन उस दिन का हॉट क्वेश्चन भी कह सकते हैं था, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, 1 बजे से मेरा इंटरव्यू था और मैं आयोग 12 बजे के करीब पहुंच गई थी, तो कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें मैं जानती थी, मेरे बैचमेट और मेरे जूनियर्स इंटरव्यू दे के आए थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि इस तरीके का क्वेश्चन जो है आज वो काफ़ी लोगों से पूछा जा रहा है। तो मैंने भी इस चीज़ को एक बार कंफर्म करने के लिए कि मुझे जो पता है वो सही पता है या नहीं, मैंने मेरे सीनियर को कॉल किया और उन्होंने मुझे इसका आंसर दिया कि इस तरीके से मतलब आचार्य चरक के अनुसार चीनी जो है वो आंवला से आधी, और शारंगधर के अनुसार, आचार्य शारंगधर के अनुसार चीनी जो है वो आंवला के बराबर होती है। ये उन्होंने मुझे बताया। तो जब मैं अंदर गई और मुझसे जो उनका पहला क्वेश्चन था वो यही था कि च्यवनप्राश में क्या होता है।
फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे नॉर्मली यही पूछा था कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आपने बीएमएस कब कंप्लीट किया। फिर उन्होंने मुझसे मेरे कॉलेज का नाम पूछा और उसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन का पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने एमपीएच यानी मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ किया है, 21 में मेरा कंप्लीट हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे वाजीकरण पूछा पहले कि वाजीकरण जो होता है वो क्या होता है या इससे हम क्या समझ सकते हैं। फिर मैंने उनको ये चीज़ें थोड़ा एक्सप्लेन करके बताई थी कि वाजीकरण की जो डेफिनेशन है वो बताई, और ये सिर्फ सेक्सुअल पोटेंसी को ना बढ़ा के इसका जो तत्व है या इसका जो महत्व है आयुर्वेद में, वो एक अच्छी प्रोजेनी को यानी कि जो श्रेष्ठ संतान है उसकी उत्पत्ति से रिलेटेड है, यानी कि श्रेष्ठ स्पर्म और श्रेष्ठ ओवम का फ्यूजन हो, जिससे जो होने वाली संतान है वो श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो। और जब एक अच्छी प्रोजेनी होगी तो उससे अच्छी सोसाइटी और उससे एक अच्छा समाज और उससे फिर अच्छा देश का निर्माण होगा। तो मैंने ओवरऑल उनको ब्रॉड टर्म में वाजीकरण को पूरा एक्सप्लेन किया और मैंने कहा कि सिर्फ सेक्सुअल पावर को बढ़ाना ही वाजीकरण नहीं है। उसके बाद जो उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो एक उन्होंने स्टडी दी थी कि प्रेगनेंसी में हमें नींबू पानी पीना चाहिए या नहीं, एक स्टडी के अकॉर्डिंग इससे कैल्शियम बढ़ता है, तो क्या हमें पीने के लिए कहना चाहिए या नहीं। तो मैंने उन्हें कहा कि जी सर, क्योंकि स्टडी में ये प्रूफ है कि कैल्शियम वो बॉडी में इंक्रीज़ करता है तो हमें देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम एएनसी में 3rd मंथ के बाद से आयरन कैल्शियम जो है प्रेग्नेंट वुमेन को वो देते हैं, उनको टैबलेट खाने के लिए बोलते हैं। और जो फूड में यानी खाने में जो जिन भी चीज़ों में आयरन कैल्शियम रिच फूड होता है उसको हम लोग खाने के लिए बोलते हैं, तो ये बेनिफिशियल है। फिर उन्होंने मुझसे एएनसी का पूछा कि विजिट जो है वो WHO के अकॉर्डिंग क्या क्या रिकमेंडेड है, मतलब एएनसी में जो विजिट्स होती हैं वो उनका क्या शेड्यूल है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि मस्ट जो है इंडिया का कि एटलीस्ट 4 विजिट तो होनी चाहिए, वो उसका क्या है, तो मैंने उन्हें वो बताया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे रसायन के बारे में पूछा कि रसायन क्या होता है और ये कैसे बॉडी पे काम करता है। ये सारे क्वेश्चन जो थे वो मुझसे आयोग के मेंबर ने पूछे थे, यानी कि आयोग के जो मेंबर होते हैं उनको भी आयुर्वेद के बारे में पता होता है और जो आयुर्वेदिक क्वेश्चन है वो भी वो पूछ रहे होते हैं। फिर उन्होंने मुझसे रसायन वगैरह के बारे में पूछा। उसके बाद उन्होंने मुझसे शिलाजीत के बारे में पूछा कि शिलाजीत क्या काम करता है और इसके कितने क्या टाइप्स होते हैं। फिर उन्होंने मुझे जो मेरे सब्जेक्ट टीचर थे, आयुर्वेद वाले सर थे, उनसे बोला कि अब आप क्वेश्चन पूछें। फिर सर ने मुझसे च्यवनप्राश से ही शुरू किया और उन्होंने उसका रोगाधिकार पूछा और फिर उन्होंने कंटेंट पूछे। फिर मैंने उन्हें जो श्लोक है च्यवनप्राश का, श्रृंगी ताम्रकी द्राक्षा जीवंती पुष्कर, ये वाला मैंने उनको पूरा श्लोक सुनाया। तो मैं तीसरी लाइन पे थी, तब तक उन्होंने मुझे रोक दिया कि ठीक है कंटेंट पता है। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ इसकी कहानी है, मिथ है इसके पीछे। तो मैंने बताया कि च्यवन ऋषि से रिलेटेड कहानी है कि उनको वापस से यौवन अवस्था प्राप्त हो गई थी। तो उन्होंने मतलब मुझको बोला कि ये तो फिजूल की बात है, बेकार की बात है, ऐसा पॉसिबल है क्या, और ये तो गलत चीज़ है, इसको पढ़ रहे हो। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर ये इससे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी बीमारियां पहले ओल्ड एज में होती थी, वो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल इस तरीके का हो गया है कि वो सारी बीमारियां हमें बहुत ही यंग एज पे हो रही हैं। जैसे पहले हार्ट अटैक वगैरह 60-70 साल की एज पर आया करते थे, बट अभी ये 35-40 साल के एज के लोगों में भी बहुत कॉमन हो रही बीमारियां। हाई बीपी की प्रॉब्लम है या ये जॉइंट पेन वगैरह है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो ओल्ड एज में बीमारियां होती थी वो अब यंग एज में हो रही हैं। और जो रसायन का प्रयोग है उसका यूज़ करके, यानी च्यवनप्राश एक तरीके से रसायन की तरह काम करता है, तो हम लोग रसायन का यूज़ करके जो हमारी बॉडी है उसको फिट रखते हैं, यानी स्वस्थ ऊर्जस्कर द्रव्य है, और उससे जो बीमारियां जिस एज में होनी चाहिए हम उन्हें उस टाइम के लिए जो है वो डिले कर लेते हैं, और हम अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे से, अपने जो यूथनेस है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इस टर्म में कहा गया है। और दूसरा मैंने फिर उन्हें कहा हमारे यहाँ आचार रसायन का भी कॉन्सेप्ट है। तो जो हमारे जो ये बुढ़ापा या जवानी या जो भी एज है वो एक कहीं ना कहीं मानसिक चीज़ होती है। अगर हम स्वयं को बूढ़ा समझें तो हम 40 साल में भी अपने आप को बूढ़ा मान सकते हैं, और अगर हम एनर्जेटिक फील करें, यंग रहना चाहें, तो हम 60 की एज में भी अपने आप को एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि CHC PHC पे अगर जाते हो तो किस तरीके की फ़ीमेल पेशेंट आएंगी। तो मैंने उनको वही पांडु, प्रदर वगैरह का बताया। फिर उन्होंने मुझसे पांडु का ट्रीटमेंट पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कामला का ट्रीटमेंट पूछा था, प्रदर का ट्रीटमेंट पूछा था।
फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सीएचसी पीएचसी कभी यूपी की देखी हैं, इतनी ख़राब हालत होती है, तो वहाँ क्यों जाना चाहती हो या क्यों जॉब करना चाहती हो? तो मैंने उसका आंसर देती, उससे पहले ही मतलब आयोग वाले सर ने उसमें बीच में इंटरप्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें मतलब जॉब तो शहर में भी मिल सकती है। फिर उनका क्वेश्चन वही उसी का एक्सटेंशन था कि क्या कारण है जिसकी वजह से हम आपको ये जॉब दें और हम आपको सेलेक्ट करें और आप गाँव में जाके रह पाएँगी या नहीं रह पाएँगी, क्योंकि आप मतलब आजकल सभी शहर में रहना चाहते हैं, तो फिर आप ये जॉब सीएचसी पीएचसी की क्यों करना चाहते हैं? तो मैंने इसके लिए उन्हें कुछ पॉइंट्स बताए। मैंने कहा सर मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू इनका आंसर देना चाहूँगी। तो मैंने बोला कि सर पहला तो ये है कि मैं गाँव के परिवेश से हूँ, तो मुझे गाँव में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो पोस्ट है जिसके लिए मैं इंटरव्यू देने वाली हूँ, ये गेज़ेटेड ऑफ़िसर की पोस्ट है और इस पर सिलेक्शन होने के बाद जो हमारा समाज में जो सोशल स्टेटस है, वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है और जो हम लाइफ़ टाइम जो मेहनत करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि समाज में हमें पद एक प्रतिष्ठा मिले, हमारा सम्मान हो और इस पोस्ट पे सेलेक्ट होने के बाद जो ये चीज़ें हैं, वो मुझे मिल जाएँगी, मिल सकती हैं। तो इसलिए भी मैं ये जॉब चाहती हूँ। इसके साथ ही साथ मैंने कहा कि क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मेरा समाज के प्रति भी कुछ दायित्व है, मैं लोगों की सेवा भाव की भावना भी रखती हूँ मन में, परंतु अगर मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक पर प्रैक्टिस करूँगी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर मरीज़ को फ्री में देखूँ या उनका फ्री में इलाज करूँ, क्योंकि मेरी अपनी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हैं। जबकि अगर इस पोस्ट पर मुझे जॉब मिलती है तो मैं मेरी जो फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस है वो भी ख़त्म हो जाएँगी और इसके साथ ही साथ मैं लोगों की सेवा भाव की जो भावना है, जो समाज के प्रति मेरा एक कर्तव्य है, एक दायित्व है, मैं उसको भी पूरा कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है और इसके बाद फिर उन्होंने यूनानी वालों को मतलब बोला क्वेश्चन पूछने के लिए। तो उन्होंने मुझसे फिर क्योंकि मैं पांडु बता रही थी, तो उन्होंने भी मुझसे कामला पूछा कि कामला का ट्रीटमेंट क्या होता है? और इसके बाद फिर उन्होंने मुझसे 4 पित्त से होने वाली बीमारियाँ पूछी, 4 लीवर की बीमारियाँ पूछी उन्होंने, 4 वाटर बॉर्न डिज़ीज़ पूछी, मतलब उन्होंने थोड़ा रैपिड फायर टाइप का किया कि 4-4 बीमारियाँ सबकी बताते जाओ। फिर इसके बाद फिर से आयोग वाले सर ने क्वेश्चन पूछा कि फक्क रोग क्या होता है? इसका आंसर उन्होंने पूछा क्या होता है? फिर मैंने बताया कि 1 साल तक जब बच्चा चल नहीं पाता है, तो उन्होंने उसके टाइप्स वगैरह पूछे, मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि इसमें एक कुछ स्पेशल चीज़ बताते हैं बच्चे को हेल्प करे जो चलने। मैंने कहा सर त्रिपाद चक्र रथ होता है, तो वो मैंने उनको बताया और उसका फिर ट्रीटमेंट बताया। फिर उन्होंने कहा ठीक है और इस तरीके से फिर मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया और उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है आप जा सकती हैं। तो ये मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था और ये लक कह सकते हैं या एक कुछ भी बोल सकते हैं कि मुझे वहाँ किसी क्वेश्चन के लिए सॉरी नहीं बोलना पड़ा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मुझसे वहाँ पूछे जा रहे थे मुझे उसके आंसर आ रहे थे। हाँ, तमक श्वास का क्वेश्चन और पूछा गया था कि तमक श्वास में का ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई ड्रग्स नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो मैंने 2 मिनट सोचा, फिर मुझे याद आया तो मैंने बोला स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं, वहाँ पानी और गैस तो हो ही सकता है, तो वो दे सकते हैं। तो वो यही सुनना भी चाह रहे थे जो आयुर्वेद वाले सर थे, क्योंकि उससे पहले मैंने उन्हें बोला कि सर काली मिर्च को मधु में मिला के दे सकते हैं, घर पे काली मिर्च नॉर्मली होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको बोला हम लोग सैंधव लवण से जो चिकित्सा सूत्र था वो मैंने आक्त सैंध लवणम वाला सुनाया था, मैंने कहा इससे इसकी मालिश कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा और कुछ? फिर उसमें जो नाड़ी संकर प्रस्तर श्वेत था, तो उसी का मैंने थोड़ा सा 1 सेकंड सोच के मैंने कहा कि स्टीम इनहेलेशन मैंने उसी से बनाया था। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, यही मैं सुनना चाहता था। और इसी तरीके से वो पूछ रहे थे जब पांडु का ट्रीटमेंट, तो मैंने ट्रीटमेंट किया तो उन्होंने मुझसे बोला कि इसमें आप आहार में क्या मतलब डाइटरी क्या चीज़ें बताएँगी, खाने में क्या खाएँ? तो मैंने हरी पत्तेदार सब्जियाँ और फल फ्रूट बोले। तो उन्होंने बोला कि जो गाँव का पेशेंट है वो फल फ्रूट कैसे खरीदेगा? ₹1 का पर्चा बनवा के आ रहा है, वो इतनी महँगे फल कैसे अफ़ोर्ड कर सकता है? तो मैंने कहा जी सर सब्ज़ी तो खा सकता है, फल के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा बताइए जो नॉर्मली हर घर में मिल जाए और जो गरीब व्यक्ति भी अफ़ोर्ड कर सकता हो। तो मैंने 2 मिनट का टाइम लिया, 2 सेकंड का, और फिर मैंने सोचा और फिर मुझे याद आया कि मैंने कहा कि सर गुड़ और चना जो है वो पेशेंट को देंगे, क्योंकि गुड़ जो है वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ, ये
चीज़ बोलो, क्योंकि ये हर गरीब घर में भी अवेलेबल होगी और सभी लोग खा सकते हैं। तो वो गुड़ जो है वो सुनना चाह रहे थे। तो ये भगवान की कृपा है और सीनियर्स और टीचर्स का आशीर्वाद है कि मैं जो भी आंसर दे रही थी वो उनके मन के मुताबिक थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबसे जो एक अच्छी चीज़ थी वो था कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं पहले जाने से पहले भी मैंने मॉक इंटरव्यू दिए हुए थे। काफ़ी बार मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था। तो उससे मेरी जो एक प्रिपरेशन थी, जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो थोड़ा-सा बढ़ा हुआ था। और जो प्रोसेस है वो तो पिछले इंटरव्यूज़ में जो डिफरेंट लोग सेलेक्टेड हुए हैं, सीनियर्स और जूनियर्स जिनके भी मैंने इंटरव्यू लिए हैं, उन्होंने बताया है कि वहाँ पर जाते हैं, फिर फ़ोन वगैरह सब सबमिट हो जाता है और वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन होता है, फिर आपको एक कोड दे दिया जाता है और आपका वहाँ पे नाम वगैरह या कास्ट वगैरह कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है, यूपी के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें। और उस कोड को लेके आपको देखना, याद भी करना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर 301, 309 इस तरीके का कुछ कोड हो, तो ये धाराएँ होती हैं। तो वहाँ पर धाराओं से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। जैसे कि मेरा कोड जो था वो 101 था, तो उसमें कोई इतनी इम्पोर्टेंट धारा नहीं थी, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा था। बट बहुत सारे लोगों से धारा से रिलेटेड क्वेश्चन से ही उनके इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी। तो आपका जो कोड है उसे आप अच्छे से याद कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि इंटरव्यू में आप किस तरीके का ड्रेस पहन के जाएँ, लड़कियों को स्पेशली प्रॉब्लम होती है। तो आप चाहें तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने अपना पूरा ड्रेस के बारे में बताया है, किस तरीके का हो। मेकअप बहुत ही लाइट रखें, एक्सेसिव ज्वेलरी पहनने से बचें। ये सारी चीज़ें मैंने अपने उस इंटरव्यू में बताई हैं, अपने उस वीडियो में बताई है। और जो एक और चीज़ है वो ये है कि कॉन्फिडेंस। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉन्फिडेंस और दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ लोग ये बोलते हैं कि 15-20 मिनट या 30 मिनट के इंटरव्यू में कोई कैसे जज कर सकता है कि इस कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है या इस कैंडिडेट को रिजेक्ट करना है। तो हमारे लिए वो 15-20 मिनट या 30 मिनट का समय होता है, लेकिन जो लोग वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए जो पैनल होता है, इंटरव्यू पैनल, वो हमारे जैसे ना जाने कितने लोगों का इंटरव्यू ले चुके होते हैं। तो पर्सन के उस कमरे में एंट्री करने से लेकर जो उसका बोलने का तरीका है और जो एग्ज़िट करने का टाइम है, उसमें वो पूरी आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो उसका एनालिसिस कर लेते हैं। वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि कहाँ जो आपने चीज़ें कही हैं वो सच कही हैं और कहाँ आप ब्लफ़ कर रहे हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको वहाँ पर ब्लफ़ नहीं करना है। आपको वहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट शो नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ समझ में आ जाती है। आप बिल्कुल नेचुरल रहें, आपको जो चीज़ आती है आप उसको बताएँ। अगर कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सॉरी बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर बिल्कुल भी ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है कि आप ये सोचें कि आप उनको ब्लफ करेंगे और वो इस चीज़ को पकड़ नहीं पाएँगे, ऐसा नहीं होता है। और दूसरी चीज़, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। एक चीज़ जो मुझे मेरे सर ने कही थी, या मुझसे ही नहीं, वो सभी स्टूडेंट से कहते थे, और जिस चीज़ को मैंने फॉलो किया या जो चीज़ मुझे कहीं न कहीं इंस्पायर करी, तो वो सर हमेशा ये कहते हैं कि जब भी इंटरव्यू देने जाओ, तो जब गेट पे पहुँच जाओ, तो ये चीज़ अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट करो कि आप एक डॉक्टर हैं, और ये जो जॉब है या ये जो इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, ये आपके लाइफ का आखिरी इंटरव्यू नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप अगर कहीं भी अपना क्लिनिक खोल के बैठेंगे, तो आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है, आप नर्वस होने से बचते हैं, कि क्योंकि जब हमें ये सोच लेते हैं कि ये जॉब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये हमें नहीं मिली तो इसका बहुत नुकसान होगा, तो हम अपने आप को ही नर्वस कर लेते हैं और उसमें हमसे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि अगर आप इस थिंकिंग के साथ जाएँगे कि जॉब अगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मैं पूरा 100% दूँगा या दूँगी। लेकिन अगर नहीं भी मिली तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो आप वहाँ कॉन्फिडेंट रहते हैं और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो ये एक सीख थी जो मैंने अपने सीनियर्स टीचर्स से सीखी है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी।
तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको अगर इससे कुछ भी बेनिफिट मिलता है तो इसकी मुझे बहुत खुशी होगी। और थैंक यू। और मेरे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को जो भी इंटरव्यू देने वाले हैं उससे इसका बेनिफिट मिले। और इसके साथ ही साथ मैं अभी जो भी कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि पीजी की प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरीके से हम पीजी के लिए प्रिपेयर करें, क्या बुक्स पढ़ें, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो उनके लिए मैं जो भी पीजी में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं रिसेंट ईयर में, मैं उनका जो इंटरव्यू है, उनकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी वो मैं आपको बताऊंगी उन्होंने कैसे तैयारी की। अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी वो डॉक्टर पूजा उपाध्याय का होगा, जिनकी फर्स्ट रैंक थी पीएच में, और उन्होंने पीएचयू से यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संहिता एवं सिद्धांत में पीजी किया है। तो उनका जो भी स्ट्रैटेजी थी, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की थी, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। थैंक यू।